दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा की लिखी कहानी प्यारे फिरोज। अंकिता वर्मा शिमला में पैदा हुई और वहीं रहती हैं। एडिटर हैं एक प्रिंट मैगजीन की, कविताएं लिखती हैं और कैलीग्राफी भी करती हैं। वो दिसंबर की एक सर्द शाम थी। गुल बालकनी में खड़ी डूबते सूरज को निहार रही थी। सांझ के रंग आसमान की नीली चुनरी पर पक्के हो चले थे। लगता था जैसे कोई रंगरेज आसमानी चुनरी में रंग भर गया हो। रुई से बादल धरती की धुरी को नापते हुए कभी टूट कर बिखर जाते तो कभी बिखर कर दोबारा मिल जाते। कितना खूबसूरत था सूरज का यूं ढलना, खासकर इस शहर में, जैसे पहाड़ के खाली कैनवस पर रंगों की नदी का बस बहते जाना, बहते जाना। गुल्लू, आजा अंदर, चाय बन गई है। तेरे फेवरेट पतीड़ भी बनाए हैं। दादी की आवाज सुनते ही गुल बालकनी से कमरे में अंदर आ गई। दादी जलते फायरप्लेस के सामने कुर्सी पर बैठकर हाथ में चाय की प्याली लेकर उसकी राह तक रही थीं। आग की रोशनी में दादी का चेहरा दूर से ही चमक रहा था, एकदम पूर्णमासी के चांद की तरह। गुल को महसूस हुआ कि 80 की उम्र में भी दादी कितनी खूबसूरत लगती थीं। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर लगता था जैसे झुर्रियों के बीच की खाली जगह में सूरजमुखी के छोटे छोटे फूल खिलाए हों। फायरप्लेस के एकदम ऊपर दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पर फूलों का हार सजा हुआ था। गुल आकर दादी के पास बैठ गई और चाय पीने लगी। आज गुल को दादी के घर आए पूरा 1 महीना हो चला था। 1 महीने पहले उसने अविरल से अपनी मंगनी तोड़ दी थी। सब उसके इस फैसले के खिलाफ थे, माँ बाबा, बड़े भैया, रिश्तेदार, मगर किसी ने नहीं समझा कि गुल ने ऐसा किया क्यों। नहीं देखा कि इस अरेंज रिश्ते में गुल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। गुल जानती थी कि कोई उसे समझे ना समझे, दादी उसे जरूर समझेंगी। जो चीज दिल को खुशी ना दे गुल्लू, उसे जिम्मेदारी के नाम पे ढोना समझदारी नहीं है। तू वही कर जो तेरा दिल कहे बेटा। दादी ने बस इतना कहा था और गुल की सारी चिंताएं, सारी बेचैनियां एकदम से छूमंतर हो गई थीं। दादी के साथ रहते हुए गुल की अपनी तकलीफें तो कहीं खो गई थीं, लेकिन कुछ दिन हुए उसे कुछ मिला भी था। दादी की अलमारी साफ करते हुए उसे एक डिब्बे में कुछ पुराने खत मिले थे, मृदुला के नाम लिखे फिरोज के खत। उन खतों को पढ़कर गुल जान गई थी कि कोई था जो दादी से बहुत प्यार करता था, पर कौन था वो शख्स और आखिर क्या थी उन दोनों की कहानी। ऐसे कई सवाल गुल कई दिनों से दादी से पूछना चाह रही थी, लेकिन हिचकिचा रही थी कि कहीं दादी के किसी पुराने जख्म को वो हरा न कर दे, उन्हें दुखी न कर दे। दादी, फिरोज कौन है? गुल ने अचानक से दादी से सवाल किया तो वो ठिठक गईं। गुल ने उसी समय पढ़ लिया था दादी के चेहरे पर खिंची उन लकीरों को जिन्हें मिलाकर सिर्फ एक शब्द बनता था, उदासी। मेरी प्यारी मृदुला, शायद यह अब आखिरी बार है जब मैं तुमको अपनी कहकर पुकार पाऊंगा। मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों की गीली मुलायम मिट्टी पर उगने वाला हरा दरख्त तुम थी। बाज दफा मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आता था। तुम जो मेरे पास थी, मेरी जिंदगी का मरकज, मेरा नूर, फिर क्यों इतनी आसानी से मुझे भूल गई? यूं तन्हा छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ गई। मुझे खफा होना चाहिए, तुमसे नफरत करनी चाहिए, पर चाह कर भी नहीं कर सकता। मैं बहुत उदास हूं, बहुत उदास। तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। तुम हमेशा याद आओगी, मगर उससे कहीं ज्यादा याद आएगी तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा, सिर्फ तुम्हारा फिरोज। दादी ने फिरोज का आखिरी खत पढ़कर उसे वापस बक्से में रख दिया। उनका गला रुंधाया था और आंखों के किनारों में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो चला था। कहते हैं कि समय के साथ दिल के दुख, दर्द, घाव सब भर जाते हैं, मगर फिर कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जिन्हें हम खुद जिंदा रखते हैं, उन्हें सींचते हैं, उनकी टीस को समय समय पर महसूस करते रहते हैं।
शायद इसलिए कि कहीं न कहीं उन दुखों के साथ हमारे सुख भी जुड़े होते हैं। दादी, आपने सच में धोखा दिया था क्या? गुल ने हैरानी से आंखों को बड़ा करते समय पूछा। शायद नहीं। कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम बताना। इतना कहकर दादी समय में पीछे लौट गईं, पूरे 60 साल पीछे। साल था 1959 और शहर था शिमला। मई का महीना था। मैदान की गर्मी से बचने आए सैलानियों की चहल पहल से शहर भरा पड़ा था। उस शाम मैं अपने 2 दोस्तों रमा और शशि के साथ रोलर स्केटिंग करने शिमला स्केटिंग रिंक गई थी। वहाँ मेरी नज़रें किसी पर जाकर टिक गई थीं। सफ़ेद रंग की कमीज और काली ढीली पैंट पहने एक लड़के पर। उसके चेहरे पर झूलती घुंघराली जुल्फ, स्केटिंग करता उसका लचीला बदन, दिलकश हंसी, उसका अंदाज, सब भा गया था मुझे। मगर मैं अकेली थोड़े थी। रिंग के बाहर बैठी हर लड़की उसे देखकर आहें भर रही थी। वो सफेद शर्ट वाला? हाँ, उसका नाम फिरोज है। कितना हैंडसम है ना? हाय। मैंने कुछ लड़कियों को आपस में बात करते सुन लिया था। कुछ देर बाद वो चेहरा रिंग से कहीं गायब हो गया था। रात के 9 बजते ही हमको घर लौटना था। मैं और रमा रिंग के बाहर शशि का इंतजार कर ही रहे थे कि कोई मेरे पीछे खड़े होकर कहने लगा, माफ कीजिएगा। मैं मुड़ी। बंदे को फिरोज बुलाते हैं। और आप? मैं कौन थी ये तो मैं भी उस वक्त भूल गई थी। बस अब जो हमेशा याद रहने वाला था वो थी उस शख्स की बोलती आंखें और खूबसूरत चेहरा। इनसे मिलिए, यह है फिरोज, हमारे खास दोस्त। इससे पहले मैं फिरोज को अपना नाम बता पाती, पीछे से शशि ने आकर हमको टोक दिया। शशि और फिरोज की पुरानी दोस्ती थी। फिरोज दिल्ली का रहने वाला था और वहीं से बीए की पढ़ाई भी कर रहा था। मृदु, हम लोग चाय पीने हवाघर जा रहे हैं, तुम और रमा भी चलो ना, वहीं से होते हुए साथ घर चलेंगे। मैंने झट से हामी भर दी। कुछ देर बाद हम चारों हवाघर में बैठे चाय पी रहे थे। बहुत खुशनुमा सी रात थी वो। सब ओर से बुरांश और चमेली के फूलों की मिली जुली सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं फिरोज से बात करूं, कुछ अपनी, कुछ उसकी, उसे करीब से जानूं। मगर शशि ने उसको न जाने कौन सी पेचीदा बातों में उलझाया हुआ था। तभी आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। शहर भीगने लगा था, मगर मैं डूबने लगी थी उन आंखों में जो मुझे निहार रही थीं। मैं महसूस कर सकती थी उसकी नजरों को जो कभी मेरी नाक की ढलानों पर से फिसलने लगती, कभी मेरे सपाट माथे पर मीलों चलती, कभी मेरी लटों में झूलती तो कभी मेरी पलकों की छांव में सुस्ता लेती। आज भी जब इतने सालों बाद खुद से पूछती हूँ कि क्या वो वही लम्हा था जिसमें हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, तो दिल जोर जोर से दुहाई देता है कि हाँ, वो वही लम्हा था। उस रात मेरी और फिरोज की बात अधूरी रह गई और अगले दिन वो वापस दिल्ली लौट गया। मेरा दिल बहुत उदास हो गया, लगा जैसे कोई अपना बहुत दूर चला गया हो। उसी शाम कोई मेरे नाम घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़ गया था। लिखा था, प्यारी मृदुला। मृदु कहकर बुलाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हें पहली बार देखा तो तुम बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। पता नहीं क्यों पर मन किया तुमसे ढेरों बातें करूं, तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले लूं, चेहरे पर बिखरी जुल्फों को तुम्हारे कान के पीछे ले जाऊं और तुम्हें बताऊं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे कांधे पर सर रख के सो जाऊं। आंखों में हया, लबों पर खिलते तबस्सुम, नजाकत, वो अदा, सब अपना बना गए मुझे। उम्मीद करता हूं कि तुमने भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा। तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। तुम्हारा फिरोज। मोहब्बत को पा लेना कैसा होता है? शायद दुनिया को जीत लेने जैसा। मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हुआ था उस दिन। प्यारे फिरोज, उस दिन तुम मेरे सपने में आए, लगा जैसे तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। प्यारी मृदु, इम्तिहान सर पे है मगर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। तुम जो हरदम याद आती रहती हो, बहुत बहुत याद आती हो। प्यारे फिरोज, तुम पर सफेद रंग बहुत फबता है। तुम्हारे लिए एक सफेद स्वेटर बुन रही हूं। प्यारी मृदु, तुम इंतजार तो करोगी ना मेरा? भूल तो नहीं जाओगी?
प्यारे फिरोज, कब आओगे शिमला? इंतजार करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। चिट्ठियां लिखते लिखते मौसम बदले और 8 महीनों बाद फिरोज मुझसे मिलने शिमला आ पहुंचा। जनवरी का महीना था वो। शहर बर्फ की रजाई में लिपटा हुआ था। मैं जैसे ही उससे मिलने पहुंची तो सीधा उसकी बाहों में जा सिमटी। उस लम्हे में वक्त कहीं बहुत पीछे छूट गया था। बर्फ का गिरना, हवा का बहना, परिंदों का चहचहाना, सब थम सा गया था। जो नहीं थमा था तो वो था 2 दिलों का धड़कना, एक साथ, पास, बहुत पास। ये ख्वाब है या सच में तुम मेरे इतने करीब बैठे हो मृदु? यकीन नहीं आ रहा तो छू के देख लो, मैंने उसके दोनों हाथों में अपने चेहरे को रखते हुए कहा था। अच्छा, एक बात मानोगी? एक नहीं, तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझसे शादी करोगी? हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी? मगर मेरी उस हाँ के साथ ही फिरोज एकदम से संजीदा हो गया था। वो मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कुछ कहने लगा था, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम सब यानी मेरा पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, हमेशा के लिए। यह सुनकर जैसे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मगर क्यों? बंटवारे के वक्त तकरीबन हमारे सारे रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। अब्बा चाहते हैं कि हम भी वहां जाके नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। तुम चलोगी ना मेरे साथ मृदु? मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था उसे देने को। घर आकर मैंने फिरोज के साथ पाकिस्तान जाने के बारे में बहुत सोचा। मैं दिल की गहराइयों से उससे मोहब्बत करती थी। उसके बिना जिंदगी एक डरा देने वाला ख्याल लगती थी मुझे। मगर फिर एक बात ने मुझे चीजों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। 12 साल पहले अम्मा, बाबूजी और मैं रावलपिंडी से शिमला भाग आए थे। सरहद पार करते हुए कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया था। मैं और अम्मा तो बच गए, मगर हमने बाबूजी को खो दिया और उसी के साथ हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए एक सन्नाटा, एक अंधेरा पसर गया था। अम्मा भी कितनी बदल गई थीं। हमेशा मुस्कुराता रहने वाला चेहरा दुखों के भार के नीचे कितना कठोर, कितना सख्त हो गया था, जैसे महसूस करने के लिए कुछ बचा ही ना हो। इस दुनिया में मेरा और अम्मा का एक दूसरे के सिवा कोई और था भी तो नहीं। फिर कैसे मैं अपने स्वार्थ के लिए उनको छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाती? मैंने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला ले लिया। कतई आसान नहीं था मेरे लिए। फिरोज, मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे साथ, माफ कर दो मुझे, कहकर मैं बिलख बिलख कर रोने लगी थी। फिरोज ने अपनी बाहों में भर लिया था मुझे। हम दोनों एक साथ रोने लगे थे। कितने मजबूर, कितने बेबस थे हम हालात के सामने। उस शाम हमने हमेशा के लिए एक दूसरे से विदा ले ली थी। जिंदगी भी अजीब सी आजमाइश है। कब कौन सा इम्तिहान ले लेती है पता ही नहीं चलता। 1 महीना बीतने को आया था। फिरोज जा चुका था, मगर उसका अंश मेरे अंदर पनपने लगा था। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, उस दिन मैं हवा घर में अकेली बैठी घंटों रोती रही। मन किया फिरोज को आवाज दूं, उसे बताऊं कि मैं उसके बिना कितनी अकेली पड़ गई हूं। मगर फिरोज तो शायद कब का पाकिस्तान निकल चुका था। मैंने खुद को इतना लाचार पहले कभी महसूस नहीं किया था। मृदु, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? न जाने कहाँ से शशि आ गया था और उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा की तरह चिंता थी, एक अपनापन था। घर चलो, ऐसे बीमार हो जाओगी। मन कितना कच्चा होता है ना। मुश्किल घड़ी में 2 बोल प्यार के, सहानुभूति के पाकर कैसे झट से पिघल जाता है। मैं रोने लगी थी उसके सामने। कोई था भी तो नहीं जिससे अपने दिल का हाल बता सकती। और शशि तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था। मैं आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकती थी। बताओ तो, हुआ क्या है? उसने जोर देकर पूछा तो मैंने सुबकते हुए उसे सब बता दिया। कुछ देर वो बिना कुछ कहे मेरी ओर देखता रहा, फिर मुझे मेरे घर छोड़ गया। अगले दिन शशि मुझसे मिलने घर आया। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। मृदु,
मुझसे शादी करोगी? मैं कुछ देर हक्की बक्की शशि की ओर देखती रही। कितनी अजीब बात की थी उसने। मृदु, मुझे गलत मत समझना, पर मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, बस कभी बता नहीं पाया। कई बार सोचा तुमको बता दूं, फिर लगा कहीं मना कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगा। वादा करता हूं तुम्हें और इस हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा। शशि की बातें सुनकर मेरा मन भीग गया। अजीब ही तो है जिंदगी, कभी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है और कभी बिना मांगे कितना कुछ दे देती है। मैंने प्यार करना फिरोज से सीखा था, मगर उस दिन प्यार निभाना शशि ने मुझे सिखाया। जल्दबाजी में शादी हुई। मेरे घर पर ही एक छोटी सी पूजा थी। दुल्हन का जोड़ा पहनते वक्त न जाने मेरा मन क्यों बैठा जा रहा था। फिरोज का चेहरा भी बार बार मेरी आंखों के सामने नाचने लगता। किसी तरह शादी की रस्में खत्म हुई तो मैं अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तभी मुझे लगा जैसे सामने वाले जंगल में देवदार के पेड़ के नीचे फिरोज खड़ा हो, नम और उदास आंखों से मुझे दूर से देखता हुआ। तो सच में वहां फिरोज खड़ा था क्या? गुल ने उत्सुकता से पूछा। उस वक्त रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया, लगा जैसे आंखों का धोखा हो। फिर अगले दिन डाकिया एक चिट्ठी दे गया। फिरोज की थी। 2 हफ्ते पहले भेजी चिट्ठी जो मुझे देर से मिली थी। लिखा था कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। सब छोड़कर हमेशा के लिए, कहते कहते दादी का गला भर आया। गुल ने दादी को कसकर अपने गले से लगा लिया। दादी और पोती दोनों सिसकने लगीं। अगले दिन गुल बालकनी में बैठकर उसी देवदार के पेड़ को देख रही थी जहां से 60 साल पहले फिरोज खड़ा मृदुला को देख रहा था। अपने प्यार को किसी और का बनते हुए देखकर क्या बीती होगी उसके दिल पर। काश उसकी चिट्ठी एक दिन पहले पहुंच जाती या वो शादी होने से पहले पहुंच जाता तो दादी उसकी होती। ऐसे कई ख्याल गुल के जहन में घूम रहे थे। फिर उसे ये सोचकर भी बड़ा अजीब लग रहा था कि उसका एक दूसरा परिवार पाकिस्तान में था जिनसे वो कभी मिली नहीं, जिन्हें कभी देखा नहीं। फिरोज को तो शायद अब भी यही लगता होगा कि दादी ने उनको धोखा दिया। बेचारी दादी, वो इस अपराध बोध, इस गिल्ट से कभी बाहर आ पाई होगी क्या? सब सोचकर गुल का मन भारी होने लगा था। तभी दादी चाय लेकर उसके पास बैठ गई। दादी, एक बात पूछूं? अगर आपको कभी फिरोज दोबारा मिलते तो आप उन्हें पूरा सच बता देती? नहीं बेटा, दादी ने प्याली को होठों से लगाते हुए कहा। वो क्यों? इतने सालों बाद सच बताने से सबकी जिंदगियां दोबारा उलझ जाती बेटा। जो हुआ उसके लिए फिरोज खुद को जिम्मेदार ठहराता और शायद उसकी पूरी जिंदगी पछतावे में ही कट जाती। और शशि, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मान दिया, मेरे बच्चे को अपनाया, उसके विश्वास को मैं कैसे तोड़ सकती थी बेटा? पर दादी, फिरोज को तो अब भी लगता होगा कि आपने उनको धोखा दिया था। मुझे लगता है गुल्लू, उसने मुझे माफ कर दिया होगा। यकीन है हमारा प्यार उसकी नफरत से बड़ा होगा। कभी आपका मन नहीं किया फिरोज से मिलने का? हाँ, क्यों नहीं किया? अगर अब मौका मिले तो? अब कहाँ गुल्लू? पता नहीं वो इस दुनिया में होगा भी के। कहते हुए दादी चुप हो गईं। उस रात गुल बिस्तर में करवटें बदलते हुए बहुत देर तक कुछ सोचती रही और फिर उसने मन में ठानी कि वो फिरोज को पाकिस्तान में ढूंढ कर रहेगी। दादी ने बताया था कि इस्लामाबाद में फिरोज के परिवार की कपड़े की दुकान थी। इंटरनेट की मदद से गुल ने फिरोज की दुकान का पता ढूंढ निकाला था। नियाजी ब्रदर्स था नाम। वहां फोन मिलाया तो फिरोज के पोते असद से बात हुई। मृदुला का जिक्र होते ही जैसे असद की आंखें चमक गईं। उसके दद्दू ने भी तो अपने पुराने प्यार के बारे में उसे सालों पहले बताया था। कितना प्यारा संयोग था। फिरोज ने याद रखा मृदुला को। गुल ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा। असद की मदद से गुल ने वीडियो कॉल पर फिरोज और मृदुला की बात कराने का प्लान बनाया। दादी, चलो तो। गुल्लू कहाँ ले जा रही है?
गुल ने दादी को कंप्यूटर के आगे कुर्सी पर बिठा दिया और वीडियो कॉल लगा दी। कॉल लगते ही स्क्रीन की दूसरी तरफ सफ़ेद बालों और झुर्रीदार चेहरे वाला मृदुला का फिरोज बैठा था। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी पसरी रही। फिर दादी अपने दुपट्टे से और फिरोज रुमाल से अपनी अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं के सैलाब को पोंछने लगे थे। गुल दादी को कमरे में अकेला छोड़कर अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई बाहर बालकनी में आ गई। मौसम की पहली बर्फ गिरने लगी थी। दूर नजर दौड़ाकर देखा तो उस देवदार के पेड़ के नीचे 20 साल के फिरोज और मृदुला हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए गुल की तरफ देख रहे थे। गुल भी मुस्कुराने लगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।